गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है यूएस हेगेमनी पार्ट 2। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ा था आपका 9/11 अटैक। ठीक है, जहां हमने ये सीखा था कि जो अलकायदा और जो तालिबान रिजाइम्स थे वो बेसिकली जो है यूएस के कुछ एम्बेसीज पे अटैक किए थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो है यूएस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, मैंने इसको जो काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वो आपका है द इराक इन्वेशन। ठीक है, आज हमारा जो स्टार्टिंग रहेगा वो रहेगा आपका द इराक इन्वेशन। सही है, द इराक इन्वेशन। तो बेसिकली इसमें जानेंगे कि इराक पे जो अटैक यूएस ने क्यों किया था। ठीक है, देखिए 19 मार्च 2003 का बात है। ठीक है, 19 मार्च 2003 आपका ये टाइमलाइन है। सही है, यूएस मतलब क्या डिसाइड करता है कि हम इराक पे अटैक करेंगे। ठीक है, और इसका मतलब इस ऑपरेशन का नाम कर रखा था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस ऑपरेशन के अंडर में जो है इन्होंने जो है इराक का इन्वेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कंट्रीज ज्वाइन किए थे। ठीक है, मोर देन 40 अदर कंट्रीज ज्वाइन द यूएस लेड कोalition ऑफ द विलिंग। ठीक है, क्यों ज्वाइन किए थे? क्योंकि यूएन जो है यूएन रिफ्यूज़ कर दिया था कि नहीं, हम अटैक नहीं करने देंगे। यूएन क्या बोला कि हम अटैक नहीं करने देंगे। ठीक है, यूएन जो है अटैक के लिए या फिर इन्वेशन के लिए मना कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए यूएस क्या किया कि और अपने साथ और 40 कंट्रीज़ का कोalition कर लिया। ठीक है, 40 कंट्रीज़ का कोalition किया और इराक पे अटैक करने चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब जो रीज़न था आपका अटैक का वो क्या था? प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, WMD जिसको हम बोलते हैं, WMD। ठीक है, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था अटैक के पीछे कि इराक को प्रिवेंट करेंगे कि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ना बनाए, मतलब ऐसा वेपन ना बनाए जिससे जो है मतलब ह्यूज स्केल में तबाही मचे। ठीक है ना, तो इनका ऑब्जेक्टिव था, किसका ऑब्जेक्टिव था? यूएस का ऑब्जेक्टिव था कि इराक को रोकेंगे ताकि वो WMD ना बनाए। ठीक है, हालांकि इराक में मतलब कोई भी WMD या फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को मतलब निकाला नहीं या फिर खोजा नहीं गया था। ठीक है, वहाँ पे आज तक नहीं मिला है कि हाँ, तो कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ जो इराक में जो है आपको WMD है या फिर था। ठीक है, लेकिन ये माना जाता है, फिर ये बोला जाता है कि ये जो अटैक कर रहे हैं इनके पीछे यूएस का अपना इंटरेस्ट है। ठीक है, यूएस का खुद का इंटरेस्ट है, क्योंकि इराक में जो है आपका उस टाइम पे आज भी जो है आपका ऑयल रिफाइनरीज थे। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज थे इराक में। ठीक है, तो यूएस का ये सोचना था कि अगर हम इराक पे अटैक करते हैं इस मुद्दा को लेके, WMD मुद्दा को लेके, तो इराक पे जो है हम अपना मतलब कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे और जो ऑयल रिफाइनरीज है अभी जितने भी नेचुरल रिसोर्स है सब हमारे अंडर में चले आएंगे। ठीक है, मतलब एक हेगोमोनिक बिहेवियर ये भी है। सही है, तो यही बताया गया। देखिए बोला गया, सिंस नो एविडेंस ऑफ WMD हैज़ बीन अनअर्थड इन इराक, it is speculated that the invasion was motivated by their objectives such as controlling Iraqi oil fields and installing a regime friendly to the US। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए मतलब यूएस का जो ऑक्यूपेशन था वाज इग्नोर्ड इन इराक। ठीक है, मतलब इराक जो है इतना जल्दी हार नहीं माना, इराक जो है आपका फाइट किया। ठीक है, वॉर हुआ और अमेरिकन मतलब बोल सकते हैं यूएस के सोल्जर्स भी मतलब मारे गए थे। 3000 मिलिट्री कैजुअलिटीज़ हुआ था। ठीक है, हालांकि इराक के जो कैजुअलिटी था वो ज़्यादा था। ठीक है, आपका यूएस का कैजुअलिटी आपका हुआ था 3000 और इराक का आपका हुआ था 50,000। ठीक है, तो जो ह्यूज डिफरेंस है आप देख सकते हैं, और ये होना भी था क्योंकि यूएस के पास जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस था लोग, और इनके पास जो मशीनरी भी जो है आपका एडवांस था। सही है ना, यहाँ पर वही बोला गया। तो ये जो 50,000 थे आपका इराकी सिविलियंस थे। ठीक है,
जो 50,000 था आपका, ये सिविलियंस थे, मतलब बोल सकते हैं कि जो मतलब बिना मतलब के जो इनको अपना जान गंवाना पड़ा था, ठीक है। और ये जो 3,000 थे आपका मिलिट्री पर्सनल थे, ठीक है, ये आपका मिलिट्री पर्सनल थे, सही है। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस अटैक कर रहा है इराक पे WMD को लेकर, जो कि WMD एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? ऑयल फील्ड को अपने कब्जे में करना, और इसके वजह से जो है आपका सिविलियंस का मौत हो जाए, अभी डेथ हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि मतलब ये किस टाइप का बिहेवियर है, ये टाइप का डोमिनेंस कहलाएगा ना, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, सही है। तो अब एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज हेगेमनी मीन, ठीक है। आपको हेगेमनी यहाँ पे आप समझाया जाएगा कि आखिरकार हेगेमनी होता क्या है, सही है। पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, जस्ट एज इंडिविजुअल्स वांट टू गेन एंड रिटेन पावर, ग्रुप्स टू वांट टू gain and retain power. We routinely talk of someone becoming powerful or someone doing something for power. In the case of world politics too, countries and groups of countries are engaged in constantly trying to gain and retain power. This power is in the form of military domination, economic power, political clout and cultural superiority. Therefore, if we wanted to understand world politics, it is necessary that we understand the distribution of power among the countries of the world. ठीक है। The collapse of the Soviet Union left the world with only a single power, the United States of America. Sometimes the international system dominated by a sole superpower or hyperpower is called यूनिपोलर सिस्टम, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका है। यूनिपोलर सिस्टम वो होता है कि एक सुपर पावर जो है पूरा उस सिस्टम को डोमिनेट करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिपोलर सिस्टम, ठीक है ना। दिस अपीयर्स टू बी अ मिस एप्लीकेशन ऑफ द आइडिया ऑफ पोल डिराइव्ड फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई 3 वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ व्हाट हेगेमनी इज, ठीक है, ठीक। अगर हेगेमनी को समझना है तो हमको जो है 3 अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको हम रबर करते हैं। अगर हेगेमनी को समझना है तो 3 अंडरस्टैंडिंग को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हेगेमनी का 3 अंडरस्टैंडिंग को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक। पहला आपका क्या होगा? हेगेमनी एज हार्ड पावर, सही है। दूसरा आपका होगा हेगेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, और आपका तीसरा होगा हेगेमनी एज सॉफ्ट पावर, ठीक है। तो इन तीन इंस्टेंस पे जो है हम हेगेमनी को समझेंगे, ठीक है। बेसिकली हेगेमनी आखिरकार है क्या, सही है। यहाँ पे वही बोला गया है, हेगेमनी हैज हार्ड पावर्स, ठीक है। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ हेगेमनी रिलेट्स टू द रिलेशंस पैटर्न्स एंड बैलेंसेस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। हार्ड पावर का मतलब सिंपली आपको समझ सकते हैं कि हार्ड पावर बोला है मतलब मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री। हार्ड पावर का मतलब है आपका मिलिट्री, सही। यहाँ पे मतलब मेंशन कर दिया, क्लियरली मेंशन किया हुआ। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ हेगेमनी रिलेट्स टू द रिलेशंस पैटर्न्स एंड द बैलेंसेस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। It is this notion of hegemony as military preponderance that is especially germane to the current position and role of the US in the world politics, ठीक है। The bedrock of contemporary US power lies in the overwhelming superiority of its military power. American military dominance today is both absolute and relative. In absolute terms, the US today has military capabilities that can reach any point on the planet accurately, lethally, and in real time, thereby crippling the adversary, while its own forces are sheltered to the maximum extent पॉसिबल फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ वॉर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया आपको, बेसिकली जो हेगेमनी एज हार्ड पावर है, यहाँ पे आपको दिखाया गया कि यूएस मतलब डोमिनेशन एज अ मिलिट्री, ठीक है। यूएस कैसे डोमिनेट करता है सबके ऊपर, ठीक है, मिलिट्री को लेके, ठीक है ना। देखिए यूएस के पास जो आपको बोल सकते हैं वॉरफेयर है, या फिर यूएस का जो मिलिट्री है बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं ह्यूज है, ठीक है ना। तो उनको जो है मतलब वो कब मतलब जब चाहें तब कहीं भी पहुँच सकते हैं, मतलब किसी पे भी वो अटैक कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो डिस्ट्रक्शन जो है किसी भी देश के ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। उनके पास वो पावर है, वो कैपेबिलिटी है, ठीक है। वो कैपेबिलिटी जो है उन्होंने जो है अचीव कर लिया है, ठीक है। लेकिन उनको कोई मना करने नहीं जाता है, क्योंकि सब डरता है, जानते हैं कि ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो कहीं कोई एक कारण दे के और अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो मतलब उनको कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया, मतलब जो अमेरिकन मिलिट्री है डोमिनेंस उसका एब्सोल्यूट और रिलेटिव में दिखाया गया है, ठीक है। जो मिलिट्री आपका डोमिनेंस है उसका आपको यहाँ पे 2 टाइप में दिखाया गया है। पहला आपका एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव।
एब्सोल्यूट है और आपका दूसरा है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में क्या बताया कि हम अगर यूएस चाहे तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच के जो है अटैक कर सकता है, और जब मर्जी तब कर सकता है, उसके पास वो मतलब उस टाइप का वो उसके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट में वो बताया है। और रिलेटिव में क्या बताया, What even more awesome than the absolute capability of the US is the fact that no other power today can remotely match them. The US today spends more on its military capability than the next 12 powers combined. Furthermore, a large chunk of the Pentagon's budget goes into military research and development, or in other words, technology. Thus, the military dominance of the US is not just based on higher military spending, but on qualitative gap, a technological chasm that no other power can at present conceivably span. ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि यूएस का जो मिलिट्री है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। पहले ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वही बताया जा रहा है। तो मतलब क्या बोला जा रहा है कि एब्सोल्यूट से भी ज़्यादा औसम ये फैक्ट है कि कोई भी ऐसा पावर जो है मतलब मैच नहीं कर सकता है। आज के डेट में जो है कोई भी पावर जो है यूएस से मैच नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी कंट्री जो है बेसिकली यूएस से मैच नहीं कर सकता, यूएस के पावर को मैच नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर वही बोला गया, यूएस अकेला जो जितना खर्चा करता है अपने मिलिट्री पे, उतना 12 कंट्रीज मिलकर भी नहीं करते हैं, ठीक है। 12 कंट्रीज जितना स्पेंड करते हैं उससे ज़्यादा अपना यूएस अकेला स्पेंड करता है अपने मिलिट्री पे, ठीक है। और जो पेंटागॉन्स का जो बजट है, पेंटागॉन बिल्डिंग मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, वहाँ का जो बजट है, वहाँ का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर का इसमें आता है, मिलिट्री में आता है, ठीक है। ये सब यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। और जो उनका जो बोल सकते हैं जो डोमिनेंस है, बस मतलब क्वांटिटी भी नहीं है, क्वालिटेटिव भी है, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज टेक्नोलॉजिकल गैप है यहाँ पे, ठीक है। क्वांटिटेटिव भी नहीं, क्वालिटेटिव भी है उनका डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया, इंपीरियल पावर्स थ्रू हिस्ट्री हैव यूज्ड मिलिट्री फोर्सेस टू अकम्प्लिश ओनली 4 टास्क टू कंकर, डिटर, पनिश एंड पुलिस, ठीक है। जो इंपीरियल पावर्स थे, मतलब हिस्ट्री में हम देखते आ रहे हैं कि अपने जो मिलिट्री फोर्सेस को 4 काम के लिए यूज़ करते हैं, कॉन्कर, डिटर, पनिश एंड पुलिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, कॉन्कर, डिटर, पनिश, पुलिस, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे आपका हेगेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, ठीक है। तो ये गया आपका हार्ड पावर। अब हम पढ़ने वाले आपका हेगेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर। तो पहले इसको रब आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो आपका मतलब स्ट्रक्चरल पावर का मतलब आपका इकोनॉमी के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल पावर है आपका बेसिकली जो है इसमें आपको इकोनॉमी को लेके जो है डील किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या जानेंगे कि यूएस जो है इकोनॉमिक टर्म्स पर भी जो डोमिनेट करता है, ठीक है। देखिए, अगर आपका हेगेमनी चाहिए एज अ स्ट्रक्चरल पावर, तो एक ऐसा हेगेमन होना चाहिए, फिर एक ऐसा मतलब डोमिनेटर होना चाहिए जो कि मतलब ओपननेस रखे, ठीक है ना, अपने पॉलिसीज में ओपननेस रखे, मतलब सब कोई जो पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। हालांकि उसमें उसका खुद का इंटरेस्ट होता है, उसका इंटरेस्ट खुद का होता है, लेकिन उसे जो है जो उसको मतलब जो फॉलो करते हैं वो भी उससे जो प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे इकोनॉमी का जो मतलब ओपननेस कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ उस टाइम पे यहाँ पे बोला गया है, the basic idea is that an open world economy requires a hegemon or dominant power to support the its creation and existence, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर ओपन रखना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ऐसा सुपर पावर चाहिए जो कि उसका मतलब क्रिएशन में हेल्प कर सके, मतलब वो उतना एबल हो कि एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी को का क्रिएट कर मतलब को बना सके, ठीक है ना। एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी को बना सके, उसको उतना एबल होना पड़ेगा। तो उतना एबल कौन है, एक सुपर पावर ही उतना एबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला गया कि अगर ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी का क्रिएशन चाहिए तो एक हेगेमन चाहिए, ठीक है ना। अगर ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर क्रिएट करना है, अगर उसको बनाना है, तो उसको बनाने के लिए एक हेगेमन का रहना जरूरी होता है, ठीक है। और मतलब एक सुपर पावर का रहना जरूरी होता है, यहाँ पे वही बोला गया है, ठीक है। द हेगेमन मस्ट पोजेस बोथ द एबिलिटी एंड द डिजायर टू एस्टैब्लिश सर्टेन नॉर्म्स फॉर ऑर्डर एंड मस्ट सस्टेन द ग्लोबल स्ट्रक्चर, ठीक है। द हेगेमनी यूजुअली डज दिस टू इट्स ओन एडवांटेज। हेगेमनी जो है या फिर जो हेगेमन है या फिर जो डोमिनेटर है वो बेसिकली ये करता है अपने ओन एडवांटेज के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है जो उसको फॉलोअर्स हैं वो भी वहाँ से थोड़ा बहुत एडवांटेज गेन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका जैसे इकोनॉमी का ओपननेस का बात किया गया है, ठीक है। हेगेमनी इन द सेकंड सेंस इज रिफ्लेक्टेड इन द रोल प्लेड बाय द यूएस इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स, ठीक है।
तो पहला आपका हेगेमनी कहाँ पे दिख रहा है, एज अ स्ट्रक्चरल पावर ग्लोबल पब्लिक गुड्स, GPD, ठीक है। ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स मतलब क्या होता है, वो गुड्स जो एक पर्सन यूज़ करता है इन सच अ वे जिससे कि दूसरा भी सेकेंड वन मतलब इसको यूज़ कर सके, ठीक है, माने सस्टेन तरीके में, ठीक है। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बोला करते हैं, ठीक है, सस्टेन तरीके से, ताकि एक इंसान यूज़ कर सके, ठीक है, और मतलब ऐसा ना हो कि वो खुद ही ख़त्म कर ले, ठीक है, जो दूसरा है वो भी उसको यूज़ कर पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला जा रहा है ग्लोबल पब्लिक गुड्स के बारे में, मतलब उसका मीनिंग होता है, ठीक है, ग्लोबल पब्लिक गुड्स का। फिर आपको बोला गया है उसका मतलब ग्लोबल पब्लिक गुड्स का आपको एग्जाम्पल दिया गया है SLOCS, ठीक है, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे बताया गया कि बेसिकली क्या है, सी रूट्स है विच आर कॉमनली यूज्ड बाय मर्चेंट शिप्स, ठीक है। जो फ्री ट्रेड है वो SLOCS के बिना जो है पॉसिबल नहीं था, ठीक है। फ्री ट्रेड जो हो रहा है, फ्री ट्रेड, ठीक है, वो SLOCS मतलब सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बिना जो है पॉसिबल नहीं था, ठीक है, फ्री ट्रेड। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका ग्लोबल पब्लिक गुड्स का, ठीक है। सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है एक एग्जाम्पल है आपका ग्लोबल पब्लिक गुड्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड इज द इंटरनेट, ठीक है। इसका जो एक और एग्जाम्पल क्या है आपका, इंटरनेट, सही है। अनदर एग्जाम्पल इज इंटरनेट। आपका पहला एग्जाम्पल ये था और दूसरा एग्जाम्पल आपका ये है इंटरनेट, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या बताया गया है कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लोबल पब्लिक गुड इज द इंटरनेट, ठीक है ना। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबल पब्लिक गुड इज द इंटरनेट, ऑल्दो इट इज सीन टुडे एज मेकिंग द वर्चुअल वर्ल्ड वाइड वेब possible. We should not forget that the internet is a direct outcome of a US military research project that began in 1950, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या जानने को मिलता है कि जो इंटरनेट था वो एक आपका US मिलिट्री रिसर्च के द्वारा बाहर निकल गया, मतलब उसका हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट उसका एक US मिलिट्री रिसर्च के दौरान ही उसका कर दिया गया था, ठीक है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, यहाँ पर वो बोला गया है 1950 में जो है मतलब रिसर्च शुरू हुआ था, मिलिट्री रिसर्च, उसके दौरान ही जो है इसका इन्वेंशन हम बोल सकते हैं हो गया है, अभी डेवलपमेंट इसका हो गया, ठीक है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। द US शेयर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी रिमेन्स एन इनॉर्मस 28%, देख रहे हैं US का अकेला का शेयर है 28% वर्ल्ड इकोनॉमी में, तब समझ सकते हैं। आफ्टर ऑल द ब्रिटेन वोट सिस्टम सेट अप बाय द US आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टिल कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, थस वी कैन रिगार्ड the World Bank, International Monetary Fund and the World Trade Organization as the products of American hegemony, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या फिर वर्ल्ड ट्रेड का जो बात है, ये जब मतलब एक प्रोडक्ट है, US हेगेमनी का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। देखिए जैसे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बात किया गया, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो US पहले से आपका कैपिटलिस्ट था, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो रसिया था उसको मतलब ट्रांजिशन लेना था कम्युनिज्म सोशलिज्म से कैपिटलिस्ट और आपका डेमोक्रेसी में, ठीक है ना। तो वो जो ट्रांजिशन था वो पॉसिबल कब होता, जब उसको पैसा मिलता है, असिस्टेंट मिलता है। तो पैसा कौन देगा, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था ये आपका प्रोडक्ट था US हेगेमनी का, ये US से ही आया था, ठीक है ना। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो है मतलब अमेरिकन हेगेमनी का ही प्रोडक्ट था, अमेरिकन डोमिनेंस का ही प्रोडक्ट था ये सब, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया। Today there is no country in the world in which the MBA is not a prestigious academic degree. MBA बेसिकली एक स्ट्रक्चरल पावर को दिखाता है, ठीक है। MBA यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे हेगेमनी एज सॉफ्ट पावर, ठीक है। ये हमारा क्या है इंटर स्ट्रक्चरल पावर के बाद अब हम पढ़ेंगे हेगेमनी एज सॉफ्ट पावर। आपको क्या लगता है सॉफ्ट पावर क्या हो सकता है? हार्ड पावर तो मिलिट्री था, स्ट्रक्चरल पावर में आपका इकोनॉमी आया, ठीक है। हार्ड पावर में आपका मिलिट्री था, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपका इकोनॉमी आया, सॉफ्ट पावर में क्या आ सकता है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आपका जो सॉफ्ट पावर है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट पावर का मतलब सिंपली आपका कल्चर, ठीक है, कल्चर
ट्रेडिशंस हम बोल सकते हैं, ठीक है, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मतलब सिंपली आपका होता है कल्चर ट्रेडिशन। मतलब ये गलत है कि हम बस हेगेमनी को मिलिट्री और इकोनॉमी की तरफ से देखें, ठीक है ना। हम हेगेमनी को कल्चर और ट्रेडिशन की तरफ से भी देख सकते हैं। देखिए आजकल वही हो रहा है हमारे इंडिया में जो है, पहले कोई जीन्स नहीं पहनता था, ठीक है ना। जो मैं फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल भी है, मेल भी पहले जीन्स नहीं पहना करते थे, ठीक है। तो अभी फीमेल्स भी पहन रहे हैं, तो वो मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन ये जो जीन्स पहनने का जो नोशन या फिर जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एक वेस्टर्न, ठीक है ना, ये वेस्टर्न स्टाइल है, सही है। तो मतलब उनको देख के जो है हम भी मतलब इंस्पायर होकर हम भी इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक हेगेमनी हुआ, ये आपका बोल सकते हैं एक डोमिनेंट स्ट्रक्चर ही हुआ कि वो क्या कर रहा है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। वो मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो मुझे इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। उसका जो स्टाइल है वो मुझे मतलब इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। उसका स्टाइल इन्फ्लुएंस क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसका स्टाइल अच्छा है, ठीक है ना। उसका स्टाइल जो है अच्छा है, डोमिनेंट है, इसलिए वो मुझे पसंद आ रहा है। तो आजकल हम इंडिया में बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है ना। पहले क्या इंडिया में बर्गर पिज़्ज़ा था? नहीं था। ये कहाँ से आया? ये भी एक वेस्टर्न स्टाइल है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे ये समझाया गया है कि हम जो कॉमन पीपुल हैं वो मतलब देख के बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। तो हम उसी को देखते हैं जो मतलब बढ़िया होता है। बढ़िया यहाँ मतलब क्या है? जो डोमिनेंट है, ठीक है ना। जो डोमिनेंट है उसी को हम देख के सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है। The predominance of the US in the world today is based not only on its military power and economic prowess, but also on its cultural presence. Whether we choose to recognize the fact or not, all ideas of the good life and personal success, most of the dreams of the individuals and societies across the globe, are dreams churned by practicing prevailing in 20th century America. America is the most seductive and, in the sense, the most powerful culture on earth. This attribute is called soft power, the ability to persuade rather than coerce. Over time, we get so used to hegemony that we hardly notice it. मतलब इससे जो हमें ये अच्छा लगने लगता है। जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो उसको हम बुराई साइड को देखना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। हमें जब कुछ अच्छा लगता है तो हम नेगेटिव साइड को देखना बंद कर देते हैं। मतलब हम अच्छा लग रहा है तो हम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? हम कर रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है तो हम कर रहे हैं, सही है ना। हम उसका नेगेटिव साइड को नहीं देखते, हम अपना कल्चर ट्रेडिशन को भूल के जो है बाहर दूसरा कल्चर ट्रेडिशन को अपना लेते हैं, सही है ना। मैक्सिमम आजकल ये होता है, अभी जीन्स टॉप अभी आजकल लोग यही पहनते हैं, ये सब पहनते हैं, ठीक है ना। तो मैं किसी को मतलब कुछ बुरा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अपना ट्रेडिशन को भी, अपना कल्चर को भी थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अपने जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसको भूल जाएं, ठीक है, और बाहर का ही पूरा अपना लें। तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। वो एक्चुअली बेसिकली सही नहीं होगा। वो अगर ऐसा होता है तो वो सही नहीं होता है, सही है ना। तो मेरा बोलना वही है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आज हम हेगेमनी, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल तो पावर में जो हमने आज हेगेमनी को कवर अप किया है और हमने जो है हेगेमनी को समझ भी लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, सही है। तो मतलब यही बोलना है। और लेट्स अंडरस्टैंड वो तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, कुछ सीख जाइए, दूसरों को सिखाइए, ठीक है। इसके लिए इतना ही बोलना है। तो आज के लिए इतना ही है। पार्ट 3 में जो मैं चैप्टर ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। सो बाय फॉर टुडे।